जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का क्लास कर रहे हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है मिशन नेट जेआरएफ। ठीक है, यानी जितने बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है नेट की एलिजिबिलिटी चाहिए। यानी अगर आप नेट पास है तभी आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अगर साथ में आप पीएचडी भी करना चाहते हैं तो पीएचडी भी करने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। जब तक आप नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेट का वेटेज आपका 80% कर दिया गया है पीएचडी करने के लिए। ठीक है, और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी नेट है या नहीं तो फिर पीएचडी है। ठीक है, यदि आप नेट कर लिए हैं तो आप बैठ सकते हैं, या नहीं तो पीएचडी किए हुए हैं तो उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पीएचडी करने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है, इसलिए ज्यादा आसान होता है कि आप नेट पास कर जाइए और अपनी एलिजिबिलिटी बना लीजिए। तो इसी क्रम में हम लोग पेपर 1 देख रहे हैं। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा पेपर 1 जो है थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें हम लोग पेपर 1 कर रहे हैं। इससे पहले भी कई क्लास हमारा हो चुका है, 5 क्लास, लगभग ये 6ठा क्लास है। ठीक है, और हम लोग कंटिन्यू क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना तैयारी कंटिन्यू करिए। आज हम देखने वाले हैं शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं। शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं। ठीक है, शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, यानी हेडिंग देंगे शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है, देखिए इसमें है, कहते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम का कार्य करवाया जाता है। ठीक है, यानी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में क्या करवाया जाता है, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से तरह तरह की एक्टिविटी करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, है ना, जिसके तहत विद्यार्थी कुछ सीख सके। ठीक है, यानी शिक्षण में इन क्रियाओं का क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, जिससे आप क्या है सीखते हैं। कोई दिक्कत? तो इस शिक्षण की अवस्था या क्रिया जो कहेंगे, यानी इसके अंतर्गत हम लोग 3 स्टेप को देखेंगे। 3 स्टेप में क्या क्या है उसको ध्यान से देखिए। पहला स्टेप है आपका जो होता है हमारा पूर्व तत्परता अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। क्या कहते हैं? प्री एक्टिव फेज कहिए या फिर पूर्व तत्परता, पूर्व पूर्व तत्परता अवस्था। ठीक है, यानी ये पहला हमारा हो गया पूर्व तत्परता अवस्था, यानी प्री एक्टिव फेज, यानी आपको एक्टिव से पहले की फेज, यानी प्री एक्टिव। ठीक है, यानी आप फुल्ली एक्टिव हो जाए उससे पहले की एक फेज होती है। यानी इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में शिक्षण का से संबंधित समस्त नियोजन को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्या क्या, यानी आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे प्लानिंग करना है, नियोजन। ठीक है, तो इसके भी कई स्टेप होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या क्या स्टेप होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसका स्टेप। ठीक है, ऐसे हेडिंग बनाइए और इसमें जो है ऐसे करके स्टेप जो है लिखा। इसके पहले लिखिए कि सबसे पहले जो होता है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी प्री एक्टिव फेज में, यानी पूर्व तत्परता अवस्था में जो है सबसे पहले क्या करवाया जाता है, तो कहेंगे सर इसमें शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले लिखिए शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले आप शिक्षण कर रहे हैं तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है। ठीक है,
आई बात समझ में? यानी जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा किसी काम के करने के पीछे, तब तक आप कैसे उसको प्लानिंग करेंगे? ठीक है? तो वो सबसे पहले क्या आता है, हमारा उद्देश्य आता है कि हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक ना? तो समझ में आ रहा होगा? तो इसका पहला स्टेप क्या हो गया, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण हम लोग करेंगे। और जब हम लोग उद्देश्यों का निर्धारण कर लेंगे, तब इसके जो है क्या-क्या इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, ठीक है? यानी पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का निर्धारण करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण, ठीक है? पाठ्यक्रम का निर्धारण होने के बाद जो है शिक्षक क्या करते हैं, जो अपना तरीका खोजते हैं कि इसको कैसे पढ़ाना है। तो कह सकते हैं इसमें कि शिक्षण विधियों का नियोजन करना, यानी शिक्षक जो इसमें क्या करते हैं, स्टेप देखते हैं कि कैसे, यानी तरीका, मेथड, कौन से टीचिंग मेथड जो है सही होगा पढ़ाने के लिए। तो शिक्षण विधियों का नियोजन, तो इसमें लिखेंगे शिक्षण विधियों का नियोजन, ठीक ना? आराम आराम से अपना हैंड रिटन नोट बनाइए, ठीक है? कहीं से किसी से रटने की जरूरत नहीं है कि जो है पूर्व तत्परतावस्था में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, तो उसके बाद पाठ्यक्रम देखते हैं, फिर उसके बाद जो है शिक्षण विधि पे ध्यान देते हैं कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है? उसके बाद जो अगला स्टेप होता है हमारा, वो होता है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के क्रम में जो हमारा क्रमबद्ध तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो जो हम लोग लेक्चर देंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, अपनी बात को डिलीवर करेंगे, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी इसमें बोलेंगे कि प्रस्तुतिकरण के लिए जो है क्रमबद्ध व्यवस्था करना, है ना? यानी प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था, लिए क्रमबद्ध ठीक है, क्रमबद्ध व्यवस्था, कोई दिक्कत? और इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा आ जाता है, वो आ जाता है आपका लास्ट में क्या होता है, यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के पद्धति का निर्धारण करना, यानी लास्ट में हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण लिख लीजिए पूरा, मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण, ठीक है? तो इतने सारे स्टेप जो होता है हमारा प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व तत्परता अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो शिक्षण की अवस्था में बताए थे 3 फेज होते हैं, जिसमें से पहला फेज हमारा पूर्व तत्परतावस्था, और इसमें इन सारे स्टेपों को हम लोग पूरा करते हैं कि सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, फिर शिक्षण विधियां देखते हैं, और फिर उसका जो प्रस्तुतिकरण है उसका क्रमबद्ध तरीका से हम लोग जैसे आज कुछ और पढ़ें, कल कुछ और पढ़ लेंगे, परसों कुछ और पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है? शुरू में ही बोल दिए हैं कि जो शिक्षण है वो कला और विज्ञान है, ठीक है? कला क्यों है? क्योंकि वो अनुभव पे आधारित है, और विज्ञान क्यों? क्योंकि इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, यानी आपको जो भी चीज सिखाई जा रही है वो एक स्टेप बाय स्टेप सिखाई जा रही है, ठीक है? इसलिए विज्ञान है। तो सबसे पहले इसमें क्रमबद्धता की व्यवस्था होती है, और लास्ट में जब सब कुछ सीखते हैं तो मूल्यांकन तो करना आवश्यक है, क्योंकि बिना मूल्यांकन का आपका पता कैसे चलेगा कि आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, टीचर जो पढ़ाया वो इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा। तो ये सारी बातें जो है ये मूल्यांकन के में देखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हमारा, चलिए इसको पहले मिटाते हैं। जो अगला है वो है हमारा दूसरा नंबर कह सकते हैं, वो है हमारा अंतः प्रक्रिया अवस्था। क्या है? अंतः प्रक्रिया अवस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था, ठीक है? अंतः या इसको इंटरएक्टिव फेज कहिए, यानी बीच का,
यानी पहले और बाद के बीच का फेज है, ठीक है। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी कहते हैं कि शिक्षण के इस अवस्था में जो है हम लोग समस्त कार्य अथवा गतिविधियों, ठीक है, प्रत्यक्ष शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य जो है संप्रेषित या घटित होती है, ठीक ना। यानी इसमें इस व्यवस्था में जो है, यानी इस अवस्था में जो है हम जो है जितने भी काम या एक्टिविटी जो करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होती है, ठीक है, कोई दिक्कत जो है। अब इसके अंतर्गत भी कई सारे स्टेप में हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन पहले देखिए इसके अंदर क्या आता है कि जितने भी एक्टिविटी है वो किसके किसके बीच घटित होगी, तो याद कीजिए विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है शिक्षक उसको क्या करेगा, निम्न स्टेप से जो है उसका निष्पादन करेगा। जैसे सबसे पहले इसमें आता है विद्यार्थियों का निदान, का निदान, विद्यार्थियों का निदान, यानी विद्यार्थी के पास जो भी समस्या है, ठीक है, उसका निदान करेगा। उसके बाद क्रिया एवं प्रतिक्रिया, यानी टीचर जो भी कुछ पढ़ाएंगे यानी क्रिया करेंगे और उसके क्रिया का क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया मिलेगा। बच्चे उस पर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो क्रिया और प्रतिक्रिया। उसका होता है उद्दीपकों का चयन, उद्दीपकों का चयन, उद्दीपकों का चयन जो आपका जो एक्साइटमेंट है, यानी आपका उस काम को करने के लिए कितनी रुचि है, यानी उद्दीपकों का चयन। उसका उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण को, उसको जो है आप प्रस्तुतिकरण कैसे, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप जो है आपका क्या है, अंतर प्रक्रिया अवस्था में आता है। उसके बाद जो है हमारा अगला होता है जैसे कि युक्तियों का प्रयोग, क्या करते हैं, कौन कौन से युक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी युक्तियों का प्रयोग, ठीक है। इसी में युक्तियों का विस्तार भी करते हैं, युक्तियों का विस्तार भी करते हैं, युक्तियों का प्रयोग भी करते हैं और युक्तियों का विस्तार भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप सबको समझ में, तो ये जो था हमारा, ये था प्री यानी अंतर प्रक्रिया, यानी इंटरएक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, इसको उतारिए। चलिए इसको मिटाते हैं। प्री देख लिए, इंटर देख लिए, अब हम चलते हैं पोस्ट एक्टिव पे, ठीक है ना। पोस्ट एक्टिव का मतलब होता है तत्परता के बाद की अवस्था, क्या होती है, तत्परता के बाद की अवस्था। चलिए तीसरा लिखिए, तत्परता की बाद की अवस्था, ठीक है, यानी पोस्ट एक्टिव फेज कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। अब इस फेज का जो संबंध होता है वो डायरेक्टली हमारा मूल्यांकन से होता है, किससे होता है, मूल्यांकन से होता है। यानी आप जो है प्री देख लिए हैं, इंटर देख लिए हैं, तो ये लास्ट स्टेज में आपका मूल्यांकन करना किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। यानी आपको हमने पढ़ाया, ठीक है, और आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने का क्या मतलब हुआ, क्या मूल्यांकन करवा रहे हैं अपना, इवेल्युएट करवा रहे हैं, है ना। तो जब आप मूल्यांकन हो रहा है आपका, तो उसमें आप पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं, इससे ही आपको पता चल जाता है कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, या आपने जो पढ़ा वो कितना पढ़ा है। तो वो सारी चीजें जो आता है मूल्यांकन से संबंधित होता है। तो ये जो स्टेप है, यानी ये जो अपना का पोस्ट एक्टिव फेज है, इससे ये किससे संबंधित होता है, ये होता है मूल्यांकन से, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि मूल्यांकन के बिना शिक्षा हमारा पूरा
नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने मतलब शुरू में बताए थे कि सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, इसमें प्री एक्टिव फेज में। प्री एक्टिव फेज में जब उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो उसमें उस उद्देश्य, वो जो उद्देश्य है हमारा, वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यानी वो उद्देश्य हमारा प्राप्त हुआ नहीं हुआ, ये हमें पता चलती है मूल्यांकन से। ठीक है, और मूल्यांकन किस पे से संबंध है, तो हमारा पोस्ट एक्टिव फेज यानी तत्परता के बाद की अवस्था। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी जो है कई सारी अवस्थाओं, इस अवस्था में भी कई सारी क्रियाएं निहित होती है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें भी कई सारे क्रियाएं निहित होती है। अब कहोगे कैसे क्रिया, तो अभी जस्ट बताएं, उद्देश्यों की प्राप्ति, पता है ना, यानी जब तक हमारा उद्देश्य जो है प्राप्त नहीं हो जाता है तो हम लोग उसके लिए मूल्यांकन करते हैं, ताकि हमारा उद्देश्य की प्राप्ति हो, पता चले कि उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। तो लिखेंगे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद इसके अगला आगे आता है वो क्या होगा, जो भी शिक्षण हम किए हैं यानी पढ़े हैं, ठीक है, तो उसका समुचित मूल्यांकन करना है ना। ऐसा नहीं कि एक फेज को कर लेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, नहीं, आपका संपूर्ण चीजों का मूल्यांकन। ठीक है, तो यानी इसमें हम बोलेंगे यानी कि समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन करेंगे, यानी इसमें जो मूल्यांकन विधि चयन करेंगे उसमें किसी एक चीज को लेके नहीं, यानी समुचित समुचित मूल्यांकन विधि आएगी इसके अंदर। क्या आएगी, समुचित मूल्यांकन विधि इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब क्या आएगी, तो शिक्षण द्वारा जो हमारे अंदर व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं आया है, यानी आपका कैरेक्टर का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, बिहेवियर में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, आपका नॉलेज इनहेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस शुरू में ही शिक्षा का अर्थ अगर हम बताए होंगे तो उसमें ही हम शुरू में ही बता दिए होंगे आपको, जो KBB याद कीजिए, है ना, KBB यानी के से नॉलेज, बी से बिहेवियर और बी से बिलीफ। ठीक है, यानी ज्ञान में परिवर्तन ही शिक्षा है, विश्वास में परिवर्तन ही शिक्षा है और व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। तो शिक्षण द्वारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये भी इसका मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये शिक्षण के बाद की अवस्था है, सब देख रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इतने सारे स्टेप में जो है हमारा क्या हो गया, शिक्षण की अवस्थाएं हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो शिक्षण की अवस्थाएं में हम क्या देखें कि जो 3 अवस्था है, पहला प्री एक्टिव या इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, और इन सारे स्टेपों में हमने देखा कि कैसे कैसे जो है उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा की शक्तियां। क्या है, अभिप्रेरणा की शक्तियां, यानी एक तरह से कह लीजिए कि मोटिवेशन पावर। तो चलिए अगले हेडिंग पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें एक दो और स्टेप है बट उस बहुत बड़ा लंबा है, वो काम का नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। हम लोग डायरेक्ट अभी चलेंगे अभिप्रेरणा की शक्तियां। हेडिंग देंगे अभिप्रेरणा की शक्तियां। ठीक है, यानी मोटिवेशन पावर। ठीक है, यानी अभिप्रेरणा क्या होता है, बहुत बार सुने हैं, हमको सर मोटिवेट कीजिए। ठीक है, मोटिवेट होते हैं तो 2 दिन तक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर पढ़ाई छूट जाता है।
यानी इसमें ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व लाने का कार्य किसका होता है? अभिप्रेरणा का होता है। ठीक है, यानी आप जो है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परमानेंट चेंजिंग ला देते हैं। ठीक है, यानी आपके द्वारा दिए गए अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से किसी व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और ये परमानेंट परिवर्तन हो जाता है। यानी उसके अंदर एक अस्थायी भावना जाग जाती है ना? कि नहीं, मुझे अब पढ़ना है तो डेली ऐसे ही पढ़ना है, या मुझे पढ़ाना है तो डेली ऐसे ही पढ़ाना है। ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा होता है। क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग अभिप्रेरणा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि व्यवहार में क्या होता है? अस्तित्व लाता है। यानी अभिप्रेरणा की शक्तियां क्या होता है कि व्यवहार में स्थायित्व लाता है। ठीक है, व्यवहार में क्या लाता है? स्थायित्व लाता है। यानी स्थायी में देखिए नहीं हंसी लगी है। ठीक है, स्थायित्व लाता है। स्थायित्व क्यों लाता है? क्योंकि हम लोग स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा के बिना जो है अधिगम संभव नहीं हो पाता है। अधिगम संभव नहीं हो पाता है। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव होगा तो बोलेंगे नहीं, अधिगम संभव नहीं होता है। किसके बिना? क्योंकि अभिप्रेरणा तो सो में ही लिख ही दिए हैं। अभिप्रेरणा व्यवहार में स्थायित्व लाता है, अभिप्रेरणा अधिगम संभव नहीं होता है। अधिगम के बिना अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं होता है। यानी आप जब भी कोई चीज सीखेंगे तो ऐसे ही कोई सिखाना शुरू कर दिया और आप सीख गए नहीं, जब तक उसके पीछे का कारण को आपके सामने मोटिवेट तरीके से नहीं पेश करेंगे, ठीक है, तब तक आप उस पर सीखने पे कम बल देंगे। ठीक ना? यानी अभिप्रेरणा के माध्यम से ही शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थी के व्यवहार को नियंत्रित भी करता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही, यानी आप जो है जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के क्रम में कई बच्चे हल्ला करना शुरू कर देते हैं, नॉइज करना शुरू कर देते हैं, कुछ बेतुका बातें करना शुरू कर देते हैं, तो फिर टीचर उस समय क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं बच्चे को। ठीक है, कैसे डिसिप्लिन में रहना, ये डिसिप्लिन सिखाते हैं, कैसे उसके अंदर स्थायी परिवर्तन आएगा, है ना? तो उसको कई तरह के एग्जाम्पल सब दिया जाता है ताकि उसके अंदर क्या आ जाए? व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि अभिप्रेरणा के माध्यम से शिक्षक में क्या होते हैं? शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी ये भी लिख सकते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत? यानी शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। किसके माध्यम से? बोलिए, अभिप्रेरणा के माध्यम से। ठीक है, इसके साथ क्या करता है? साथ ही इसके साथ और क्या होता है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उनके लक्ष्य में की प्राप्ति में सहायता करवाता है ना? शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उसकी लक्ष्य की प्राप्ति करवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो इतने सारी जो चीजें थी, हमारा पावर मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे, अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है। एक बाह्य अभिप्रेरणा होता है और दूसरा अंतः अभिप्रेरणा होती है। इसको मिटाते हैं। तो आपको पता है कि जगह मेरे पास इतना ही है।
इसलिए बोर्ड पूरा भरने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं? तो एक तो बता दिए कि ये बाह्य अभिप्रेरणा होता है और दूसरा आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। एक तो बाह्य अभिप्रेरणा होता है और दूसरा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। एक तो बाह्य मतलब बाहरी अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोलेंगे, और दूसरे को जो आंतरिक है उसको इंटरनल बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों का यूज कहाँ कहाँ आता है, देखिए। तो जो बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी होती है। यानी छोटे क्लास के बच्चे, बाह्य अभिप्रेरणा मतलब छोटे क्लास के बच्चे, ठीक है। छोटे क्लास के बच्चे के लिए जो है बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। जबकि जो बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए जो है बाह्य के साथ साथ आंतरिक अभिप्रेरणा, दोनों अभिप्रेरणाएं साथ करती है। और ये आंतरिक में अगर हम आएंगे तो कैसे लिखें फिर, अच्छा इसका हेडिंग ही बना लो, इसका दो प्रकार समझ लिए। अब इसका छोटे छोटे पॉइंट बना लेते हैं। पहला हो गया छोटे क्लास के बच्चे के लिए बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी होता है। अभिप्रेरणा प्रभावी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो बड़े क्लास के बच्चे होते हैं बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रभावी होता है, ठीक है। यानी बड़े क्लास के बच्चे को बाहरी अभिप्रेरणा के साथ साथ आंतरिक अभिप्रेरणा भी शामिल होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहेंगे कि व्यवहार परिवर्तन में वातावरण की जो भूमिका होती है वो प्रभावी सिद्ध होती है। यानी व्यवहार को अगर बदलना है, ठीक ना, तो व्यवहार को बदलने के लिए जो वातावरण होती है ना उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि अपने आसपास की चीजों से ही आप सीखेंगे, ठीक है। यानी आपके आसपास का माहौल कैसा है और उसी वातावरण में आप रहेंगे तो आपके अंदर भी उसी तरह का ढलाव आ जाएगा, ठीक है। ये कई सारे लोगों ने इसको अपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे, अनुभव भी लिए होंगे, ये बात एकदम सही है, ठीक है। जैसे आप कोई बहुत हाई रिपोर्टेड एरिया में रहते हैं और वहां पे जो है आप देखेंगे वहां का जो वातावरण होगा वो अलग होगा, ठीक है। अरे कोई जो है लेमन एरिया में रहते हैं तो वहां देखेंगे कि वहां का वातावरण अलग होता है। तो जहां पे जो आदमी जैसा वातावरण में रहता है उसका व्यवहार भी उसी तरह का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है इसमें, कहता है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। यानी एक हेडिंग और दीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार, कोई बात लिखेंगे तो अपने हिसाब से लिखेंगे, वैज्ञानिक के अनुसार बाह्य अभिप्रेरणा से ज्यादा आंतरिक आंतरिक अभिप्रेरणा प्रभावी होता है।
यानी मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है कहते हैं कि जो बाहरी अभिप्रेरणा है यानी एक्सटर्नल आपका जो मोटिवेशन है, बाहरी अभिप्रेरणा से अधिक आंतरिक अभिप्रेरणा प्रभावी होती है। क्यों होती है ना? इसके पीछे रीजन है क्यों होती है, तो कहेंगे क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा जो है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें ही लिखेंगे क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, यानी क्योंकि आंतरिक मोटिवेशन अभिप्रेरणा द्वारा जो है किसी भी विद्यार्थी को के अंदर अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, यानी आप समझिए कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो किसके लिए होती है? बड़े बच्चों के लिए होती है ना? जो बच्चे समझ सकते हैं किसी बात को, है ना? अगर उसको कोई ऐसा बात कह दीजिए जो सीधे उसको यहाँ आके लगती है, और जब यहाँ आके लगेगी तो वो उसके अंदर एक अलग तरीके का मोटिवेशन आ जाएगा और फिर वो काम वो दोबारा गलती नहीं करेगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो बाह्य अभिप्रेरणा है ना, उससे ज्यादा प्रभावी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे जो है अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व क्या क्या है। अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं पहले। एक मिनट, पानी पी लेते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व, ठीक है, अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अभिप्रेरणा किसके लिए होती है? शैक्षिक महत्व में अगर हम बात करें, नहीं शिक्षण में अगर हम बात करें, टीचिंग में बात करें, एजुकेशनल पर्पस के लिए बात करें, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, यानी जो टीचर होता है वो हमें बार बार मोटिवेट किस लिए करता है? ताकि कुछ चीजें हम सीख सकें। ठीक है, यानी ताकि हम जो है पढ़ लिख सके, ठीक है, और पढ़ लिख के कुछ अच्छा आदमी बन सके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यानी इसमें अधिगम के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम का तो ही होता है सीखना, लर्निंग, अधिगम के प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, यानी इसका महत्व क्या है कि सबसे पहले अधिगम के प्रोत्साहन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो अभी क्या बोले कि हमें जो अभिप्रेरणा होती है इससे हमारे अंदर परिवर्तन आता है, तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने के लिए, अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा, बोले अधिक से अधिक किसी भी चीज को सीख सके, है ना। अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सके, सीख सके, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान अर्जन जॉब है, ठीक है, ज्ञान अर्जन कर सके। ठीक है, उसके बाद
अनुशासन विकसित करने के लिए, किसके लिए? अनुशासन विकसित, यानी हमारे अंदर क्या हो जाए? डिसिप्लिन आ जाए, तो अनुशासन। अनुशासन विकसित करने के लिए, यानी हमारे अंदर क्या आ जाती है? डिसिप्लिन आ जाती है। उसके बाद आती है कि जो है मार्गदर्शन के लिए, यानी हम लोग मार्गदर्शन के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे कर लो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है शैक्षिक महत्व है अभिप्रेरणा के, यानी मार्गदर्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है जो सामाजिक व चारित्रिक गुणों के लिए, सामाजिक व सामाजिक व ऐसे करिए गुणों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मत जाइएगा, थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो है लिखना तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपको समझ में आना चाहिए और उसके बाद उसका सही क्वेश्चन आंसर लगना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो होता है वो क्या होता है? सामाजिक व चारित्रिक गुणों के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो मोटिवेट हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई ज्यादा अच्छा चीज पाना चाहते हैं, हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, तो यानी ये इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि उच्च आकांक्षा के लिए, यानी यदि हमारा आकांक्षा ज्यादा है, यानी तो उच्च आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं, आकांक्षा के लिए, है ना, कि हर आदमी चाहता है कि हम भाई बड़े से बड़े पढ़े, चीजें बने, बड़े से बड़े पद पे जाएं। ठीक है, हमारा जो आकांक्षा है बहुत ज्यादा हाई है, तो हाई के लिए आपको जो है उतना मोटिवेट भी उतना ही अंदर से होना है पड़ेगा, डेडिकेशन भी उतना ही आपको लगेगा। ठीक है ना, तो आप कोई भी चीज को बहुत बड़ा चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़ी मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है ना, कि ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो वो इतना मोटिवेट कर दें कि उसके बाद से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही ले, इतना मन लगा के पढ़े। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपका किसके अंतर्गत? तो अभिप्रेरणा के शैक्षिक महत्व के अंतर्गत। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अधिगम की परिस्थितियां। ठीक है, यानी लर्निंग का कंडीशन देखेंगे कि किस किस कंडीशन में हम चीजों को सीखते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।